सामाजिक विषय के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि आज के पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। आज के पाठ में हम विभिन्न ताप कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि जलवायु की विभिन्नता के आधार पर विभिन्न ताप कटिबंधों में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। उसके बाद हम उष्ण कटिबंधीय में आने वाले प्राकृतिक प्रदेश विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि इस प्रदेश की जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के हैं, यानी यहाँ पर कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ के मानव जीवन और व्यवसाय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पिछले पाठों और पिछली कक्षाओं में भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा है। अब जरा आप याद कीजिए और बताइए कि भारत के उत्तर यानी भारत की उत्तर दिशा का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल सही, उत्तर में विशाल हिमालय का पर्वत है, उसके नीचे उत्तर का मैदान है। अब जरा याद कीजिए और बताइए कि भारत के दक्षिण का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। अच्छा, पश्चिम का भौतिक स्वरूप कैसा है। बिल्कुल, वहां पर थार का मरुस्थल है। अब जरा याद कीजिए और सोचिए कि क्या जैसी वनस्पति, जैसी मिट्टी, जैसे जीव जंतु पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं, क्या वैसे ही प्रायद्वीपीय पठार में भी पाए जाते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार से थार के मरुस्थल यानी मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति, मिट्टी, जीव जंतु अन्य भागों से बिल्कुल अलग है। यानी हम जानते हैं कि हमारे देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अब ये प्राकृतिक विविधताएं हमें किस रूप में दिखती हैं? ये प्राकृतिक विविधताएं हमें यहाँ के भूदृश्यों यानी कि रेत, मैदान, पर्वत, पहाड़, मिट्टी के रूप में दिखाई देती है। उसके अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र की वनस्पति, मौसमी दिशाओं और भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं के रूप में ये प्राकृतिक विविधताएं दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अलग अलग महाद्वीपों और अलग अलग देशों में भी प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। अब इन प्राकृतिक विविधताओं के अलग अलग होने का कारण क्या है, यानी प्राकृतिक विविधताओं का क्या कारण होता है, एक नजर पहले हम उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहला कारण है वहां के अक्षांश की स्थिति, यानी अलग अलग अक्षांशों पर स्थित महाद्वीपों और देशों में प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त समुद्र तल से ऊंचाई, हम जानते हैं कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होता है वह उतना ही ठंडा होता है। तो जो स्थान समुद्र तल के बराबर होगा और जो समुद्र तल से ऊंचा होगा, उन दोनों के बीच में प्राकृतिक विविधताएं पाई जाएंगी। उसके अतिरिक्त किसी भी स्थान का तापमान, वहां होने वाली वर्षा और वहां पाई जाने वाली मिट्टी भी प्राकृतिक विविधताओं का कारण होती है। और सबसे बड़ा कारक जो प्राकृतिक विविधताओं का है वो है किसी भी क्षेत्र की जलवायु। और जलवायु क्या है? किसी भी क्षेत्र की वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब की दीर्घकालिक सम्मिलित रूप को ही हम जलवायु कहते हैं। जैसे अगर मान लो किसी एक क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक तापमान बहुत ज्यादा रहे, वहां वर्षा भी बहुत ज्यादा होती हो और यह स्थिति लंबे समय तक यानी कई वर्षों तक लगातार बनी रहे, तो हम कहेंगे कि उस क्षेत्र की जलवायु जो है वो नम और गर्म है। और जब किसी बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी यानी कि जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है यानी समानता पाई जाती है, तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। यानी जब कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस बहुत बड़े क्षेत्र में एक जैसी वनस्पति, एक जैसी मिट्टी, एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उसे हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। उसके अतिरिक्त दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत ज्यादा
दिखाई देती हैं। यानी अगर कोई दो प्राकृतिक प्रदेश हैं तो उन दोनों की वनस्पति, जीव जंतु, वहां पाई जाने वाली मिट्टी, वहां की मौसमी दिशाएं बिल्कुल अलग अलग तरह की होती हैं। और इन प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या होता है? वहां की जलवायु। जलवायु के आधार पर ही हम विश्व को अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मिट्टी को, वहां की वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को और मानव जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए हम जलवायु के आधार पर विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में विभिन्न ताप कटिबंधों के बारे में पढ़ा था। एक बार उसी को दोहराते हुए हम जानते हैं कि इन ताप कटिबंधों के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री अक्षांश से यानी विषुवत वृत्त से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में काफी गर्मी होती है। और जो प्राकृतिक प्रदेश इस उष्ण कटिबंध में, जो आपको ये हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है, इसमें आते हैं, उनको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ लाल रंग का भाग देख रहे हैं कि 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो जो भी प्राकृतिक प्रदेश इस शीतोष्ण कटिबंध के अंतर में पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुवों तक और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक शीत कटिबंध होता है। और इस शीत कटिबंध के अंतर में जो भी प्राकृतिक प्रदेश आते हैं उन्हें शीत कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इन विभिन्न ताप कटिबंधों के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, यानी उष्ण कटिबंध में कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश आते हैं। अभी हमने जाना कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5, यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत वृत्त से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंध पाया जाता है। और इस कटिबंध के अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। और कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं? वे हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यह है 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच आता है शीतोष्ण कटिबंध। और इस शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत जो प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय प्रदेश, उनमें से प्रमुख है भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश और चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। इसके बाद आता है शीत कटिबंधीय प्रदेश, यानी शीत कटिबंध के अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। शीत कटिबंध 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी ध्रुवों तक पाए जाते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक शीत कटिबंध पाया जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक प्रदेश हैं टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। और बच्चों, आज के पाठ में हम उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, यानी यह विषुवत रेखीय प्रदेश किन किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और आप जानते हैं जैसे ये जो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण ही
इस प्राकृतिक प्रदेश को विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रदेश भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त के बिल्कुल पास पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहां से कहां तक है, यानी महाद्वीपों पर ये प्रदेश कहां-कहां पाए जाते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट, ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला भाग यहाँ पर पीले में काले रंग का, ये क्या है? ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तट है। तो ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी और उत्तरी पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त ये अफ्रीका में ये कांगो घाटी और गिनी तट पर इनका विस्तार है। गिनी तट और ये है पूर्वी तट। तो अफ्रीका में ये कांगो घाटी, गिनी तट और पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। और एशिया में ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये द्वीप समूह, यहाँ पर ये एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में ये विषुवत रेखीय प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। अब जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। बच्चों, अभी हमने जाना कि ये प्राकृतिक प्रदेश भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट हैं और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इस कारण इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो तापमान है वो पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है, यानी पूरे साल तापमान बहुत ज्यादा रहता है और एक जैसा रहता है। जैसे आप देखते हैं कि भारत में यानी खास तौर से हमारे उत्तर भारत में जो तापमान है वो गर्मियों में ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, परंतु विषुवत रेखीय प्रदेशों में तापमान पूरे साल भर एक जैसा रहता है और वो भी बहुत ज्यादा रहता है। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में वर्षा भी बहुत अधिक होती है। यहाँ पर प्रतिदिन मौसम सुबह के समय एकदम साफ, धूप खिलती है, अच्छी धूप खिलती है, साफ रहता है मौसम, और दोपहर के बाद क्या होता है? प्रतिदिन बारिश होती है, यानी रोज सुबह धूप निकलती है, मौसम साफ होता है और दोपहर के बाद यहाँ पर प्रतिदिन तेज बारिश होती है। आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि विषुवत वृत्त पर निम्न वायु दाब पाया जाता है, इस कारण यहाँ की वायु जो है वो एकदम शांत होती है। अब क्योंकि यहाँ की वायु एकदम शांत है, यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में नमी बहुत रहती है, इस कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक उमस पाई जाती है। अच्छा बच्चों, सोचो अगर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, वर्षा के कारण नमी भी बहुत ज्यादा है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही हो, तो क्या ऐसा मौसम आपको सुहावना लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसी प्रकार जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं उनका भी जो तापमान है वो मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टदायक होता है, यानी यहाँ की जलवायु जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। अब जानते हैं यहाँ के वनस्पति के बारे में, यानी यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आप जरा एक बार याद करो और बताइए कि हमारे भारत में अधिकतर वर्षा जो है वो किन महीनों में होती है? बताइए। जून से लेकर सितंबर के बीच में, और अधिकतर इन महीनों में गर्मी भी बहुत पड़ती है और आपने देखा होगा कि इन महीनों में विविध प्रकार की वनस्पति घास फूस उगाती हैं और हम अधिकतर वृक्षारोपण भी इन्हीं महीनों में करते हैं, क्योंकि अधिक तापमान यानी तापमान और नमी, अधिक नमी किसी भी पेड़ पौधों के विकास के लिए अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, विषुवत ऋतु पे बहुत ज्यादा तापमान भी है और बहुत ज्यादा नमी भी है, इस कारण इस क्षेत्र में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ, उसके अतिरिक्त यहाँ पर लताएं और जंगली फूल पाए जाते हैं। यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये सदाबहार वन जो हैं ये साल भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ के वनों के जो वृक्ष हैं वे बहुत घने और ऊंचे होते हैं, यानी यहाँ पर बहुत घने और ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी इनको पार करके जमीन पर नहीं आ पाती है। उसके अतिरिक्त जैसे अभी हमने जाना कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लताएं, झाड़ियां और जंगली फूल भी उगते हैं।
उसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ पर लताओं का इतना घना जाल पाया जाता है और वो पेड़ों को इस प्रकार आपस में लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी जंगलों में घुसने से घबराता है, क्योंकि यदि वह घुस जाए और इन लताओं के जाल में फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। और इन सदाबहार वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि। और बच्चों यहाँ पाया जाने वाला जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है। अब जानते हैं यहाँ की वनस्पति जीव जंतुओं के बारे में। जैसा कि अभी आपने देखा कि विषुवत रेखीय प्रदेशों में विविध प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर सदाबहार वन है, झाड़ियाँ हैं, जंगली फूल हैं, लताएं हैं। यहाँ पर जीव जंतु भी विविध प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ के घने वनों में विविध प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ पर पेड़ों पर रहने वाले मैंड्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मार्नेट स्लॉथ, जहरीले सांप, मेंढक, अजगर आदि जानवर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर पानी में रहने वाले दरियाई घोड़े, कैमैन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि भी दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त बच्चों यहाँ खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलापागोस कछुआ आदि भी पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खुले वनों में रहने वाले जानवर भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पर असंख्य संख्या में कीड़े मकोड़े और पक्षी भी पाए जाते हैं। और बच्चों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर एक सीसी नामक जहरीली मक्खी पाई जाती है। यह सीसी नामक जहरीली मक्खी यदि मनुष्य को काट ले तो उसे नींद की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। अब जानते हैं यहाँ के मानव जीवन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो विविध प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मानव भी बहुत अधिक संख्या में निवास करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने जाना कि यहाँ की वायु एकदम शांत है, यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत अधिक नमी के कारण उमस बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसी जलवायु जो होती है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु नम और गर्म है, इसी कारण यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसी कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत कम और विरल है। यानी यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है और जो जनसंख्या है भी वो बहुत विरल है, यानी दूर दूर फैली हुई है। इन सब विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यहाँ की दक्षिण अमेरिका में अमेज़न घाटी में और अफ्रीका की जायरे घाटी में कुछ जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेज़न घाटी में बोरो जनजाति निवास करती है, जायरे घाटी में पिग्मी जनजाति निवास करती है और मलाया में सैमांग नामक जनजाति निवास करती है। और बच्चों इन जनजातियों के लोगों का कद छोटा होता है, इनका रंग काला होता है, इनके होंठ मोटे मोटे होते हैं, बाल एकदम घुंघराले होते हैं, नाक चपटी होती है और आंखें एकदम छोटी छोटी होती हैं। अब जानते हैं इन आदिवासियों की जीवन पद्धति के बारे में। इन आदिवासियों की जीवन पद्धति मुख्यतः प्रकृति प्रधान है, यानी ये अपनी अधिकतर मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ अभी विकास नहीं हो पाया है। ये लोग नदियों के किनारे वास करते हैं, यानी नदियों के किनारे पर रहते हैं, जिससे इन्हें पीने का पानी और जल मार्ग द्वारा आने जाने में सुविधा हो। उसके अतिरिक्त ये घरों पर मचान और लकड़ी के घर बनाते हैं, यानी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं और फिर उन्हीं घरों में निवास करते हैं। इनका भोजन मुख्यतः मांसाहारी होता है, यानी ये लोग अधिकतर मांस खाते हैं और मांस भी ये लोग शिकार करके, यानी कि मांस को शिकार करके ही प्राप्त करते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ जनजाति के कुछ लोग कृषि भी करते हैं, यानी खेती करते हैं और ये लोग अधिकतर कॉफी, मक्का, कोको और अनाज की खेती करते हैं। और बच्चों जो पिग्मी जनजाति है वहाँ के लोग जो हैं वो घुटनों से
कमर से घुटनों तक वृक्षों से वृक्ष की छाल और पत्तों से अपने शरीर को ढकते हैं। अब जानते हैं इन घाटियों के जनजातियों के व्यवसाय के बारे में, यानी ये लोग क्या करते हैं और किस प्रकार अपनी जीविका चलाते हैं। ये लोग मुख्यतः शिकार करते हैं, वन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग चलती फिरती खेती करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिकार। शिकार भी ये लोग जंगली पशुओं का शिकार करते हैं और शिकार से ये लोग जो करते हैं वो मांस के लिए करते हैं, यानी शिकार करके जो मांस प्राप्त करते हैं उसको ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके अतिरिक्त ये खाल व हड्डियों के लिए भी शिकार करते हैं जंगली पशुओं का। खाल से ये अपने शरीर को ढकते भी हैं और हड्डी से अन्य कार्य लेते हैं, जैसे औजार वगैरह बनाते हैं। उसके अतिरिक्त ये लोग मछलियां पकड़ते हैं। मछलियों में भी ये मछलियों को मांस के लिए यानी कि अपने भोजन के लिए पकड़ते हैं और मछलियों को उनके तेल से निकालने के लिए और चर्बी के लिए पकड़ा जाता है। दूसरा व्यवसाय है इनका वन वस्तु इकट्ठा करना। अब बच्चों, वन वस्तु इकट्ठा करना मतलब जंगल में जो भी सामान इधर उधर इनको पड़ा मिलता है वे उसको इकट्ठा कर लाते हैं और उससे अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। जैसे ये कंद मूल फल केला आदि खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जंगलों से ये कंद मूल फल आदि इकट्ठा करते हैं, उसको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लकड़ी के लट्ठे ये लोग मकान बनाने के लिए, यानी कि लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा करते हैं और उससे पेड़ों पर मचान बनाकर अपना घर बनाते हैं। तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, हाथी दांत, जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का दूध ये लोग इकट्ठा करते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं और उसको बेचकर जो भी इनको धन प्राप्त होता है उससे ये अपनी जरूरत की कुछ वस्तुएं खरीद लेते हैं।